गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिविक्स का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वो पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे डिफरेंट टाइप की कंट्रीज़ की जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया है उसमें हम क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं और उसमें क्या कुछ उन गवर्नमेंट्स ने किया या किसी पर्सन ने किया वो हम इसमें आज पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर के नाम से हमें क्लियर कर लेना चाहिए कि ये क्या है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन इसका मतलब होता है जो संविधान का ढांचा है, जो संविधान का निर्माण है वो कैसे होता है या उसका ढांचा कैसे तैयार किया जाता है। इसकी अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इसमें हम देखते हैं कि जो अपना कोई भी देश होता है उसमें डिफरेंट काइंड्स के पर्सन्स होते हैं। ठीक है, वो डिफरेंट रेसेस से होते हैं, जहाँ उनका धर्म अलग होता है, जहाँ उनका रिलीजन अलग होता है। ठीक है, उसमें जो उनके रंग अलग होते हैं। ठीक है, उनमें से अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं, वो भाषा अलग अलग बोलते हैं। तो इन जो सारा ये वेरिएशन होता है, ठीक है, जो रिलीजन के आधार पर या कास्ट के आधार पर या कलर के आधार पर जो ये वेरिएशन होता है उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, और एक देश है, चाहे वो कोई भी देश है, उसमें जो डाइवर्सिटी में एक कोऑर्डिनेशन बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इस तरह जो कोऑर्डिनेशन बनाना है, डाइवर्सिटी में कोऑर्डिनेशन बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉन्स्टिट्यूशन से या कोई सिविल कोड से या कोई ऐसे आधारभूत जो अपने सिद्धांत बनाए हैं उनके द्वारा उनमें कोऑर्डिनेशन की जाती है। अब हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होता है। ठीक है, जो संविधान है वो क्या होता है। ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट रन्स द रूलिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। ठीक है, जो संविधान है वो एक सेट है रूल्स, ठीक है, जो नियमों का या रेगुलेशंस का एक सेट है जिसके द्वारा कोई गवर्नमेंट अपना जो सिस्टम है, ठीक है, जो रूलिंग सिस्टम है, जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलाती है। इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। दूसरा देखो, एक कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स एज ए गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट एंड बाय फॉलोइंग दीज गाइडलाइंस गवर्नमेंट ट्राई टू रूल द कंट्री विद मोर एफिशिएंसी। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक गाइडलाइंस की तरफ सर्विस करता है, ये सर्व करता है जिससे कि सरकार अपना जो रूल है, ठीक, अपनी रूलिंग है जो वो एक एफिशिएंसी ढंग से चला सके। ठीक है, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है या इसका जो ढांचा या डिज़ाइन तैयार किया जाता है वो सोशल स्ट्रक्चर के आधार पर जो समाज की दशा होती है, ठीक है, समाज में जो चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। इसमें एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो सकती है एंड जो पीपल्स की डिज़ायर्स होती हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। जैसे अपना इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जो संविधान बनाया गया है वो लोगों की इच्छाएँ हैं, मान लो लोगों की डिज़ायर्स है, उनके अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखकर या उनका जो स्ट्रक्चर है उनको ध्यान में रख के ही बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसमें देखो, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री द कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी डिफाइंड इन सच ए वे दैट इट कैन यूनाइट ऑल द डाइवर्सिटी फाउंड इन ए कंट्री। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जो डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है, किसी भी कंट्री में डाइवर्सिटी पाई जाती है उसको यूनाइट करना, उसको इकट्ठा करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कि अपना जो भारत है वो विभिन्नताओं का देश है, इसमें अलग अलग डिफरेंसेस होने या डाइवर्सिटी होने के साथ साथ भी ये एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, मान लो यूनाइट है। उसके बाद हमने देख लिया कि ये डाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, वेरिएशन अमंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट कलर, जैसे मैंने आपको बताया कि रंग भेद, ठीक है, या धर्म के आधार पर जो चेंजेस जो या वेरिएशन उनमें पाए जाते हैं लोगों में उसको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। इस चैप्टर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है इसमें हम दो देशों के संविधान के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो है साउथ अफ्रीका और दूसरा अपना इंडिया। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इन दोनों देशों के संविधान के निर्माण या इनकी जो विशेषताओं के आधार पर हम देखेंगे कि हमको क्या कुछ सीखने को मिलता है इसमें। सबसे पहले हम स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीका देखेंगे। क्या हुआ था जब अंग्रेजी शासन ने, जो ब्रिटिशर थे, उन्होंने साउथ अफ्रीका की कैप कॉलोनी पे जब अपना अधिकार जमा लिया तो उन्होंने क्या किया, एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश ने, उसको अपार्थाइड बोलते हैं। ये अपार्थाइड का मतलब ये होता है कि रंग भेद की नीति। ठीक है, रंग मतलब जो नस्ल के अकॉर्डिंग या कलर्स के अकॉर्डिंग जो नीति अपनाई जाती हैं उसको अपार्थाइड बोलते हैं। इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिशर ने साउथ अफ्रीका को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले वाइट्स, ठीक है, जिसको हम गोरे बोलते हैं, ब्लैक्स, ठीक है, जो काले रंग के होते हैं, और कलर्ड। ठीक है, ये 3 नस्ल के आधार पर जो उन्होंने डिवाइड कर दिया। जो गोरे थे
जो ब्रिटिश थे उनको सब कुछ ऊंचे दर्जे का मिलता था, उनको ट्रांसपोर्ट अलग मिलती थी, उनको अलग अलग खाने का सामान अलग मिलता था, उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज़ दी गई थी। जो उसके कंपैरिजन में दूसरे ब्लैक्स थे, जहाँ कलर्ड थे, उनको कम सुविधाएं दी जाती थी, जहाँ उनको हर एक चीज़ से वंचित किया जाता था, उनको कोई एजुकेशन का अधिकार नहीं था, ठीक है, वो कोई स्टडी नहीं कर सकते थे, और उनके साथ अलग अलग भेदभाव किया जाता था सॉरी, ठीक है, उनको मजदूरों की तरफ समझा जाता था। जो कलर्ड कम्युनिटी है, कलर्ड कम्युनिटी क्या होती थी, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भारत से जो लेबर मंगवाई, ठीक है, अपने वहाँ पे काम करने के लिए, उसको हम कलर्ड कम्युनिटी बोलते हैं। जैसे कलर से मान लो जो भारतीय हैं अपने इंडियंस हैं वो गोल्डन कलर के पाए थे, हम बोलते हैं कि सांवले रंग के या गोल्डन कलर के हैं। तो जो कलर्ड कम्युनिटी वो थी, कलर्ड कम्युनिटी और ब्लैक के साथ दोनों के साथ भेदभाव किया जाता था, इनडिफरेंस किए जाते थे। आगे देखो, एक नेल्सन मंडेला है, एक लीडर था वो साउथ अफ्रीका का, वो भी ब्लैक कलर का था। उसने जब देखा कि जो ब्लैक हैं या कलर्ड पीपल हैं उनके साथ ये डिफरेंस हो रहा है, मान लो अपार्थाइड के अकॉर्डिंग हो रहा था, उनकी पॉलिसी, रंग भेद की पॉलिसी के अकॉर्डिंग उनके साथ डिफरेंस हो रहा है, तो उन्होंने देखा कि ये जो ब्रिटिश हैं हमारे लिए बहुत ही गलत कर रहे हैं, ठीक है, हमारे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। जो नेल्सन मंडेला वो एक फेमस लीडर था साउथ अफ्रीका का। उसने क्या किया, जब ये देखा तो उन्होंने अपार्थाइड के विरोध में, उनके प्रोटेस्ट में नारे लगाने शुरू कर दिए, जुलूस निकालने शुरू कर दिए, ठीक है। उन्होंने पर कोई लड़ाई झगड़े का रास्ता नहीं अपनाया, उन्होंने एक सच्चाई के आधार पर या बिना लड़ाई के अहिंसा के तौर पर उन्होंने उनका विद्रोह किया अंग्रेज़ों का। तो क्या हुआ, जब उन्होंने देखा कि ये लीडर है जो हमें चुनौती दे रहा है, जहाँ हमारे खिलाफ़ जा रहा है, तो उन्होंने नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया, ठीक है, उनको लाइफ टाइम की इम्प्रिजमेंट दे दी, मतलब लाइफ उनको सज़ा दे दी सारे जीवन की 1964 में, ठीक है। जब ये देखा गया लोगों ने कि जो हमारा नेता है उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया, मान लो अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया, तो उन्होंने उसके खिलाफ़, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी शुरू कर दी कि इसको छोड़ा जाए, ये इनके साथ गलत हो रहा है। तो जब देखा कि अंग्रेज़ी सरकार ने कि ये लोग हमारे खिलाफ़ जा रहे हैं, ठीक है, तो उनको मजबूरनवश नेल्सन मंडेला को 28 वर्ष जेल में रहने के बाद छोड़ना पड़ा, ठीक है। 1992 में उनको छोड़ना पड़ा, वो 64 में उनको गिरफ़्तार किया गया था। तो जो नेल्सन मंडेला है उसका जो साउथ अफ्रीका की जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए काफ़ी योगदान है, ठीक है। तो बाद में जब नेल्सन मंडेला के प्रयत्नों से जो हुआ, उसके बाद जो अंग्रेज़ी सरकार को साउथ अफ्रीका को आज़ाद करना पड़ा, ठीक है। अब देखो 6 अप्रैल 1994 को जो साउथ अफ्रीका की न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वही होती है जो हमने देखा है कि लोगों का शासन होता है, जिसमें लोगों के लिए शासन होता है, ठीक है। और जो नेल्सन मंडेला था उसको फर्स्ट प्रेसिडेंट बनाया गया साउथ अफ्रीका का। ये नेल्सन मंडेला काफ़ी क्वालिटी वाले पर्सन थे, मतलब क्वालिटी वाला पर्सन था, इसलिए इन्होंने लोगों की भलाई के लिए काफ़ी काम किया, ठीक है। इसलिए इनको 1993 में एक नोबेल प्राइज़ भी मिला, ठीक है, जो इसकी आज़ादी से पहले साउथ अफ्रीका की। तो नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट बन गए तो उन्होंने 26 अप्रैल 1994 को अपनी फ़र्स्ट स्पीच दी, जिसमें उन्होंने क्या कुछ विचार रखे अपने, वो देखो। ब्लैक्स विल फॉरगिव वाइट्स फॉर देयर सिन। मान लो जो उन्होंने ब्रिटिश ने जो ब्लैक पे, ठीक है, काले लोगों पे अत्याचार किए, तो उन्होंने बोला नेल्सन मंडेला ने कि इनको उनके लिए माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। जो अपनी न्यू गवर्नमेंट है, ठीक है, वो भाईचारे के और जो न्याय के और इक्वालिटी के अकॉर्डिंग बननी है, ठीक है। ए न्यू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल बी एस्टेब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ UAF। इसका मतलब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रांचाइज होता है। जैसे में 18 वर्ष के लोग हैं, ठीक है, 18 वर्ष का कोई भी पर्सन है उसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है। जो न्यू गवर्नमेंट बनी उसमें ये सब कुछ संविधान लागू किया गया उसमें। ये ऑल द पीपल विल वर्क टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर नेशन, ठीक है। जो ऑल पीपल हैं, जो है वो किसी भी रंग के हों, चाहे किसी भी नस्ल के हों, वो अपनी देश की सर्विस के लिए, देश को उन्नति के लिए काम करेंगे, ठीक है। आगे देखो, जो ये सब कुछ बनाया गया, ठीक है, जो अपना संविधान बनाया गया, मॉरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखा गया उसमें। आगे देखो, जो इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मान लो संविधान होता है, उसकी क्या महत्वता है, ठीक है, उसमें हमारा क्या योगदान देता है हमें वो। इट इज़ ए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन विच सर्व्स एज ए गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट ऑफ ए कंट्री।
ठीक है। ये एक सेट होता है रूल्स और रेगुलेशन का, जो तो आगे देखो, इट डिफाइंस द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। मान लो जो भी सरकार है, ठीक है, उसका ये कंपोजिशन और स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। जैसे अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें हम लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, ये संविधान में सब कुछ इसके बारे में लिखा गया है। इट आल्सो डिफाइंस द टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ गोइंग टू रूल ओवर द कंट्री। ठीक है, ये गवर्नमेंट का जो टाइप है, जैसे डेमोक्रेटिक है, नॉन डेमोक्रेटिक है, उसके बारे में ये बताता है कि ये कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द पावर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं गवर्नमेंट के, जैसे जस्टिस का है, ये लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव, उसकी जो शक्तियाँ हैं, उसकी जो पावर्स है, उसके बारे में ये डिफ़ाइन करता है। इट आल्सो डिफाइंस द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये जो पावर्स है, जो राज्य के पास पावर है, उस पे जो लिमिटेशन लगी होती हैं, उसके बारे में भी ये डिफ़ाइन करता है। अगर उन पे कोई लिमिटेशन नहीं लगी होती तो वो अपनी मर्ज़ी से काम करेंगे। ठीक है, वो लोगों की भलाई के बारे में कैसे सोच सकते हैं। आगे देखो, इट आल्सो डिफाइंस द लिमिटेशन ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। ये देख लिया हमने। इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, ये डिफाइन करता है कि लोगों और जो सरकार के बीच में कैसा संबंध है या कैसा संबंध होना चाहिए। इट डिफाइंस द फंडामेंटल एज वेल एज पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द पीपल। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स जो हमें गवर्नमेंट की तरफ दिए गए हैं या ह्यूमन राइट्स हमें दिए गए हैं, उसको भी ये डिफ़ाइन करता है। जैसे हमें जो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उसके बारे में देखो। सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। ये आर्टिकल 14 to 18 है। ठीक है, ये आर्टिकल क्या होते हैं, जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो ये अनुच्छेद दिए गए हैं, आर्टिकल दिए गए, जिसमें ये कुछ इसके बारे में बताया गया है। जैसे राइट टू फ्रीडम है, जिसको हम स्वतंत्रता या आज़ादी का अधिकार बोलते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, ये हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। मान लो कोई भी पर्सन हमारा शोषण करता है, मान लो हमारे जो अधिकारों का हनन होता है, उसको खिलाफ जाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमें कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, ठीक है, हम किसी भी सभ्यता संस्कृति को अपना सकते हैं और कहीं तक भी एजुकेशन ले सकते हैं, कहीं तक भी एजुकेशन ले सकते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट से पढ़ सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, ये आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग कोई भी हमारा ऊपर वाले 5 अधिकारों का, ठीक है, एक्सप्लोर होता है तो हम इसके द्वारा हम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आगे देखो, इट डिफाइंस एज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट। ठीक है, ये गवर्नमेंट की सोर्स है, जो इनकी इनकम का सोर्स है, वो किससे इनकम प्राप्त करती है, उसको डिफाइन करता है। ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज ट्राई टू अकोमोडेट द डाइवर्सिटी बेस्ड ऑन द कास्ट, कलर, रिलीजन एंड जेंडर। जो डेमोक्रेटिक अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमेशा तालमेल बना के रखता है डाइवर्सिटी में, जो लोग हैं उस कास्ट के आधार पर या रिलीजन के आधार पर या जेंडर के आधार पर। इट हेल्प्स टू डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ये अलग अलग सोशल ग्रुप से जो रिलेटेड पर्सन है, उनमें तालमेल बनाता है। ठीक है, उनको इकट्ठा, उनको यूनिटी में करके रखता है।